Hello students, today's topic are center of mass of a system of a particle लेके चलेंगे degree of freedom and the generalized coordinates by श्वेता मेहरा. Center of mass of a system of particle क्या होता है? The center of mass of a particle can be defined. Here is a B है. Can be defined as a point where if the entire mass of the system is supposed to. सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जो हमारी बॉडी का कोई भी पार्टिकल है उसका एक पॉइंट जहाँ पे सारा मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है. ठीक है. और टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन इट मूव एग्जैक्टली इन द सेम वे एज द सिस्टम मूव्स. जब हम टोटल फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्टली अप्लाइड हो जाएगा उस पर और वो ऐसे ही मूव करेगा जैसे वो सिस्टम में मूव करता है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स हम जब लगाएंगे पार्टिकल पे. ठीक है. कोई मास है, उसका सेंटर ऑफ मास ये है. ठीक है. सारा मास उसका ना यहाँ कंसंट्रेटेड है. जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई करते हैं तो ये ऐसे ही मूव करेगा, मतलब ये सारा ही ऐसा मूव करेगा जैसे एक सिस्टम है वो मूव कर रहा है जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं. ओके. ठीक है. हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम लिया है. ठीक है. उसके अंदर एक एन पार्टिकल है, आर पोजीशन है, आइथ पार्टिकल लिया है हमने, मतलब रेंज ली है उसकी. एम आई क्या हुआ, मास, पी मोमेंटम, टी हमारे पास टाइम है. ठीक है. हम अब एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. जब हमने मोशन किया था सिस्टम का तब हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था. ठीक है. जिसके अंदर रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम किसके इक्वल आया था, डबल डेरिवेटिव ऑफ समेशन एम आई आर आई, वो फोर्स के इक्वल था. ये हमने निकाला था मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल में. हमने ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी. ठीक है. तो ये हमारे पास ये हमने पीछे निकाल चुके हैं इक्वल कैसे आए. अब हमने क्या किया, मास ऑफ सिस्टम से मल्टीप्लाई किया और मास ऑफ सिस्टम से हमने डिवाइड किया. ओके. वो भी फोर्स के इक्वल है. अब हमने ये वाला मास डेरिवेटिव के बाहर ले आए. ठीक है. फोर्स के इक्वल हुआ. अब जो हमारी इक्वेशन आई है, जब हमने पोजीशन फाइंड करी थी पार्टिकल की, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल में. ठीक है. तो हमारा कंक्लूज़न यही आया था कि हमारा एफ है वो किसके इक्वल आया था, एम डी आर स्केयर बाय में डी टी स्केयर के इक्वल आया था. तो ये एक्सप्रेशन दिस वन है. ये दोनों एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, इसी को कंसीडर करके हमने ये निकालना है. हमारा आर की वैल्यू दे रखी है. हमारा आर क्या है इसके अंदर, द समीशन ऑफ एम आई आर आई इंटू में एम. देखो समीशन जो एम आई है वो टोटल ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के इक्वल आएगा. ठीक है. अगर ये एम एम कैंसिल कर दे तो समीशन आर आई क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा. इसलिए इसी को मॉडिफाई करके हमने सिंपल ऐसे लिख दिया है. ठीक है. तो हमारा एम आई आर आई समीशन ऑफ एम. ठीक है. अब सेपरेट कर देंगे. मास को हमने सेपरेट करके क्या लिखा है, समेशन ऑफ एम आई, क्योंकि जो मास है वो समेशन ऑफ एम आई के इक्वल है. मास ऑफ द सिस्टम इसके इक्वल आ रहा है. ओके. देन ये आ गया हमारा एम आर आई आर आई. हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है. ओके. ये जो हमारी इक्वेशन डिस्क्राइब करती है मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल जिसका मास m है, उसकी पोजीशन वेक्टर है r.
कैपिटल एम और कैपिटल आर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। जो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल हम एक्सप्रेस करेंगे सिंगल पार्टिकल हैविंग ए मास इक्वल टू द टोटल मास, कि जो सिंगल पार्टिकल का जो मास है वो टोटल मास के इक्वल है जो सिस्टम है। और सिस्टम में जो पार्टिकल लोकेट कर रहे हैं उनकी जो पोजीशन है वो आर वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, आर वेक्टर के इक्वल है। जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम एंड पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, अब हमने क्या किया, इसको हमने क्या लिखा, कैपिटल एम, ये वाला एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एम आर आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ये आ गई हमारे पास दोनों साइड इक्वेशन। हमें पता है पोजीशन को जब विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा वेलोसिटी होता है। एक वेलोसिटी है सिस्टम की और एक वेलोसिटी है पार्टिकल की। ठीक है, ये आ गई। थस द हमारा जो टोटल मोमेंटम है फॉर ऑल पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। अगेन हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी अब किस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि डी वी बाई में डी टी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में एक एक्सेलरेशन सिस्टम का हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन हमारे पास पार्टिकल का हो जाएगा। ओके, यहाँ पे thus the product of mass of system and acceleration of its center of mass equal to the sum of the forces acting individually particle on the system। अब हमने कि जो जो पहले निकाला था जस्ट उसको हमने ये इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में, और हमने ये अभी कंसीडर किया कि हमारा ये भी इसके इक्वल आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। एम आई बी आई किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, एक्सटर्नल फोर्स। तो हाँ, इसका डेरिवेटिव भी किसके इक्वल होएगा, फोर्स के, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ओके, तो हमारा जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ही नहीं हो रहा तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डी वी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, बट मास कैन नॉट बी ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ओके, नाउ द कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, ए मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड इन आर्बिट्रेरी मैनर, मतलब कि कोई भी वो मैनर में प्रोसीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो भी सर्टेन गिवन कंडीशन हम जो उसे देंगे उसे बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। द कंडीशन विच रिस्ट्रिक्ट द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द मोशन आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक फ्रेम है, इसमें हमने ये वायर है और इसके अंदर हम बीड्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये कंस्ट्रेंट होगा, ये कंडीशन होगी कि ये जो बीड्स है वो इसी एरिया में, मतलब इसी वायर के अलोंग मूव करेंगे। ठीक है, तो जो उनका एक स्पेसिफिक पाथ हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रेंट कर दिया, यानी हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो इसी पाथ में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल एग्जांपल ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, जैसे ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है सिंपल, एक वर्टिकल हमारा ये प्लेन है। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं ये क्लॉक है और ये इसका पेंडुलम है। ठीक है, उसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक तो ये वाई डायरेक्शन होगी और एक वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में होगी। तो हम जब लोकेट करेंगे पोजीशन कोई नोब में तो उसके लिए जो हम कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे
जो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और जो क्या होगी कांस्टेंट होगी। ओके, एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो ये रिलेशन को उसको ओबे करना पड़ेगा। तो इस पेंडुलम का जो मोशन होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रेन होएगा, जो उसकी रिलेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, सेपरेशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ इट्स पार्टिकल। कोई पेयर हो गया, कोई रिजिड बॉडी है, उसके अंदर एक पेयर मान लेते हैं, ठीक है, दो पार्टिकल्स का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तभी तो वो रिजिड रहेगी। तो उनके अंदर जो मोशन होगा वो भी क्या रहेगा, रिजिड रहेगा, कंस्ट्रेन रहेगा, यानी इसी लिमिट में उसको मोशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेन मोशन। ठीक है, इसको अगर हम एज एक्सप्रेशन लिखें फॉर द एन पार्टिकल्स, जो जनरल इक्वेशन हम फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली पार्ट के लिए हम लिख देते हैं कि ये पोजीशन है R1 R2 तो सो ऑन Rn टाइम t। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, r के x1 y1 z1 x2 y2 z2, कब तक चलेगा, xn yn एंड zn, फंक्शन किसका, t इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास कैसा मोशन हो रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन हो जा रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन। अब ये आता है टू टाइप्स का, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। व्हेन कंस्ट्रेंट ऑफ ए सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जब हम किसी को एक्सप्रेशन में नोट करते हैं, अभी निकाला एक्स, जैसे हमने अभी निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये फॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम के लिए है। ठीक है, ये मोशन ऑफ पेंडुलम के लिए, इसलिए इक्वेशन में इसको डिफाइन किया, तो ये कंस्ट्रेंट होलोनोमिक बन गया। ठीक है, नॉन होलोमिक होएगा दोज कंस्ट्रेंट विच आर नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते नॉन होलो, जैसे वॉल ऑफ द कंटेनर गैस इम्पोज्ड ए नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, क्योंकि उसका जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, जिसका रेडियस है, ग्रेविटेशन फील्ड होगा, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आर स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बन गया। ठीक है, नाउ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री क्या है ऑफ फ्रीडम, क्या है, जहाँ पे फ्रीडम मिली हुई है। द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम सिस्टम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच इट कैन मूव विदाउट वॉलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन इट। ठीक है, ये वेरिफिकेशन बाय मिस्टेक आ गया। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे इंडिपेंडेंट वेज हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी वॉलेटाइल नहीं हो रहा है कंस्ट्रेंट का इम्पोज्ड ऑन इट। ठीक है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन फिजिकल और केमिस्ट्री में हम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इंडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर है, फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है ऑफ द स्टेट ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। मतलब एक फिजिकल पैरामीटर या फिजिकल सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे सेट ऑफ द ऑल स्टेट ऑफ सिस्टम इज नोन एज द सिस्टम स्पेस, जहाँ पे उसमें कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम आर डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस, मतलब ये उसकी क्या बन गई, हमारे पास डायमेंशन हो गई। ओके, अभी आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया है, एन पार्टिकल्स लिए हैं, फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट। हमने
कंस्ट्रेंट से क्या किया, फ्री कर दिया है। तो नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम क्या है, 3n है। 3 क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कितने हैं, 3, बट हमें पता नहीं 1 2 3 सो ऑन, इसलिए 3n है। If there is a exist holonomic constraint expressed in the form of k of the type 1 2 3 यानी k ले लिया हमने, ठीक, पोजीशन कर दिया, डायमेंशंस नोट कर दिए, और फंक्शन किसका हो गया, t का। ये हमारे पास k इक्वेशंस हैं हमारी, ठीक है। तो हमारे अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं k को ऑफ द 3n कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, वी आर लेफ्ट 3n माइनस k। अगर हमने इसको पूरी ही कर दिया तो हमारे पास 3n कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, उसमें से हम k माइनस करेंगे क्योंकि ये फंक्शन k है, ये भी k है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास वो f फंक्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, यानी f क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। थस द सिस्टम हैव 3n माइनस k इज इक्वल टू f डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। फिर आता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, द एलिमिनेशन ऑफ डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। अब जिसका डिपेंड हो रहा है उसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। in another way in which we introduce a set of 3n minus k new independent variable which are called, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है, उसको मान लो हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास न्यू सिस्टम आएगा, वो अकेला 3n माइनस k है, विच आर कॉल्ड जनरलाइज कोज। f क्वांटिटी विच आर कंप्लीट डिफाइन द पोजीशन, एक पोजीशन डिफाइन करेंगे उसकी, ठीक है। सिस्टम ऑफ f डिग्री फ्रीडम आज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा है Q1 Q2 Qf कैन बी एक्सप्रेस्ड। पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट मान लो Q1 ये है, पोजीशन है, ठीक है, ये लगा दिया, यानी वो क्या है, रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी कैसी है, जनरलाइज वेलोसिटी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास है एक्स वाई जेड, हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, 3 नंबर into groups of 3 they can be associated together to form a vector, ठीक है। इसको एसोसिएट कैसे कर सकते हैं हम, सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में। अब डिपेंडेंट हट गया ना उसमें एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो हमारे पास r1 r2 rn क्या है, हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट है, हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये इक्वेशन करती है कंटेन द कंस्ट्रेंट इम्प्लिसिटी। This equation are transformation equation from set of ri कोऑर्डिनेट टू, हमारे r कोऑर्डिनेट को किस में चेंज किया है, qi कोऑर्डिनेट में, ठीक है। जो हमारी ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है। इट आल्सो पॉसिबल टू फॉर्म qi सेटबैक, तो इसको वापस हम रिवर्स भी कर सकते हैं, क्या को वापस R1 R2 में भी हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, नीड नोट टू बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम में रेंडर सम अदर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट मोर कन्वीनियंट, ठीक है। इन केस ऑफ डबल पेंडुलम, ठीक है, 2 पार्टिकल्स ए बी आर कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल रेड रोड सस्पेंडेड बाय सिंपल, ठीक है। तो उसके जो मूवमेंट बनेंगे एंगल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जो भी एंगल बनेंगे θ1 θ, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट, इसका एंगल बन रहा है हमारे पास θ1, यहाँ पे हमने दूसरा लगा दिया, यह मूव कर रहा है हमारे पास θ2 पे, ठीक है। ये θ1 θ2 क्या बनेंगे हमारे इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट।
value must be describe the position and configuration of the system completely. ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए जो हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई उसके सोल्यूशन हमें माइंड में रखने हैं, उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चलनी चाहिए. They may change arbitrarily and the independently of each other without violating constraint imposed on it. There can be more than a single set of generalized coordinate, but our choice should be for such set which can be reasonable mathematically simplification of the given problem. Okay, that's all about today. Thank you so much.